हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बिना कुछ देरी किए हम शुरू करते हैं आपका आगे का लेक्चर, जिसमें आज मैं आपको मेजरमेंट से आगे पढ़ाने वाला हूं। तो आपने अगर अभी तक पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख लीजिए, ताकि ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। तो मापन क्या है? एक विधि है। कैसे? एक विधि है किसी भी चीज को मापने की, उसको हम मेजरमेंट बोल देते हैं। एक नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी को मेजर करना, उसको हम मेजरमेंट बोल देते हैं। सपोज हमारे पास एक नोन क्वांटिटी है, यानी कि ये सपोज एक स्केल है, एक पैमाना है, और इस पैमाने की मदद से हमें क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है जो हमारे लिए क्या है? अननोन है, जिसको हमें नहीं पता कि इसकी जो लंबाई है, वो जो चौड़ाई है वो कितनी है। ना हमें इसकी लंबाई पता, ना हमें इसकी चौड़ाई पता। तो ये क्या है? ये जो नोन क्वांटिटी है, इसकी मदद से हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोल देते हैं, मापन बोल देते हैं। अब मापन जो है बच्चों, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट भी होते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट भी होते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आइए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। तो जब क्लासेस ऑफ मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो यहां पे दो चीजें निकल करके आती हैं। एक आती है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक आती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एक आती है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक आती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दो चीजें यहां पर निकल करके आती हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष मापन विधि। प्रत्यक्ष मापन विधि, प्रत्यक्ष मापन विधि, डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मापन विधि। अप्रत्यक्ष मापन विधि, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो दो तरह के मेथड होते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष मापन विधि। और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मापन विधि। दो तरीके से हम जो है किसी भी चीज को मेजर करते हैं। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट की, तो डायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? स्केल का यूज कर लेते हैं। जैसे हमें किसी लाइन को नापना है, हमें मापना है कि ये जो लाइन है वो कितनी लंबी है, तो हमने क्या किया? डायरेक्ट स्केल को इस लाइन के ऊपर रखा, स्केल को इस लाइन के ऊपर रखा और माप लिया कि ये जो हमारी लाइन है वो 7 इंच की है। तो हमें पता लग गया यहां से कि 7 इंच लंबी लाइन हमारी है। इसको बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। जब हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष मापन विधि की बात करते हैं, तो उस कैटेगरी में आ जाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कैसे? हमने सपोज किसी कमरे में एक थर्मोमीटर को लटका दिया। अब थर्मोमीटर हमें कैसा होता है दिखने में? सबने देखा होगा, ठीक है? ये रहा, ये एक थर्मोमीटर है। तो थर्मोमीटर मैंने एक कमरे में लगा दिया, इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो रहा है। अब क्या है? देखो, जैसे जैसे ये जो पारा है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो मैं किसका टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं? कमरे का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं। किसकी मदद से? इस जो मीटर दे रखा है इसकी मदद से। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है, जिसमें क्या आ जाता है? आपका थर्मोमीटर आ जाता है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अब हम। अब जो हमारे मेजरमेंट है उसकी कुछ क्लासेस हैं, उसकी कुछ श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां हमारी मानी जाती हैं। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी है टर्शरी। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो 3 श्रेणियां हैं हमारी। प्रथम श्रेणी, आपका द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट और टर्शरी मेजरमेंट, 3 तरह की हमारी श्रेणियां होती हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी मेजरमेंट की माप क्या होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं। जो हमारी प्रथम श्रेणी की माप है वो क्या है, सबसे पहले उसको समझिए। तो देखिए, जब भी हम प्राइमरी मेजरमेंट करते हैं, प्राइमरी मेजरमेंट का क्या मतलब है कि इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट होगा। किसकी मदद से होगा भाई? स्केल की मदद से हो जाएगा।
या हम मेजरिंग टेप की मदद से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेजरमेंट अगर किसी चीज में हो रहा है तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? प्रथम श्रेणी में आएगा। यानी कि उसमें हमें जो है वो फेर बदल नहीं करनी पड़ रही है, डायरेक्टली हमें पता चल जा रहा है कि हमारी जो चीज है उसकी इतनी लंबाई है और इतनी चौड़ाई है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो वही चीज यहां पे लिखी गई है कि जिन प्रचालों के माप सीधे या प्रत्यक्ष प्रेक्षण डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मिल जाते हैं या लिए जाते हैं, प्रथम श्रेणी की माप कहलाते हैं। इस श्रेणी की माप के में प्रक्षेपण ऑब्जर्वेशन की किसी भी तरह से रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्टली पता लग रहा है। माप लेने वाले व्यक्ति ऑब्जर्वर जो माप ले रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उस मेजरमेंट को, द्वारा अमुक माप के संवेदनों की अपनी नर्व्स द्वारा ग्रहण करके उसे समझता है और माप की में के परिवर्तन को सीधे ही देख लेता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझो कि मुझे इस लाइन को मेजर करना है। अब इस लाइन को मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, चलो सेंटीमीटर में माप लेते हैं। तो मैंने इस स्केल को रखा यहां पर और मैंने देख लिया कि डायरेक्टली कितना है, 26 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये कौन सा मेजरमेंट हुआ? ये प्राइमरी मेजरमेंट हुआ, पहली जो प्रथम श्रेणी है उसकी कैटेगरी में ये आ गया। दूसरा आता है सेकेंडरी मेजरमेंट। जब सेकेंडरी मेजरमेंट की मैं बात करता हूं तो सेकेंडरी मेजरमेंट में मुझे डायरेक्टली जो है वैल्यू पता नहीं चलती, मुझे कुछ कन्वर्जन करना होता है, कुछ फेरबदल करनी होती है, तब मुझे किसी भी उस जो जगह का मुझे माप लेना है वो पता चल पाता है। एग्जाम्पल बताओ इसका क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल है जैसे मुझे प्रेशर का पता करना है। सपोज मुझे ये एक एरिया है, मुझे इस पर ये एक एरिया है, मुझे इस पर प्रेशर का पता करना है कि प्रेशर इस पे कितना लग रहा है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए मैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मुझे प्रेशर पता करने के लिए फोर्स का पता होना जरूरी है, एरिया का पता होना जरूरी है। अगर ये दो चीजें मुझे पता लग जाती है तो मैं प्रेशर का पता कर सकता हूं। तो देखो कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले फोर्स निकालूंगा, फिर एरिया निकालूंगा, उसके बाद फोर्स को एरिया से डिवाइड करूंगा, तब जाकर के मुझे प्रेशर की वैल्यू पता चलेगी। तो इसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी, जो है सेकेंडरी मेजरमेंट। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के माप। तो द्वितीय श्रेणी आपको समझ में आया, इसमें क्या किया हमने? एक कन्वर्जन किया। आगे देखते हैं बच्चों, टर्शरी मेजरमेंट, तृतीय श्रेणी की माप। जिन प्रचालों के माप लेने में उनके माप के संवेदनों या प्रशिक्षणों का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन 2 बार होता है, तृतीय श्रेणी के माप कहलाते हैं। उदाहरण पायरोमीटर की सहायता से तापमान को मापना, विद्युत या बैटरी चलित टेकोमीटर द्वारा किसी घूमती शाफ्ट की गति या चक्कर आरपीएम ज्ञात करना इत्यादि तृतीय श्रेणी के माप क्या आते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा फास्टली नहीं बोल पा रहा, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, कहीं कहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो। अब देखिए समझिए बच्चों कि हमने इसमें क्या है, इसमें डबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, 2 बार कन्वर्जन हो रहा है किसी भी चीज का। जैसे कोई शाफ्ट जो है वो घूम रही है तो हमें उस शाफ्ट की जो स्पीड है उसको पता करना है, तो वो हम किससे करेंगे? टेकोमीटर की मदद से पता कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाते हैं? टर्शरी मेजरमेंट कहलाते हैं, तृतीय श्रेणी के माप कहलाते हैं। तो 3 श्रेणियां हमारी मेजरमेंट की हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों ही आपको याद रखनी है, एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। और इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्टैंडर्ड क्या होता है, सबसे पहले वो बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि ये स्टैंडर्ड क्या है, यहां पे इसका मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या है। देखो स्टैंडर्ड वो है जो किसी कंट्री, किसी अथॉरिटी या किसी ग्रुप के द्वारा एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है जिसको सबने एक्सेप्ट किया है। जैसे कि कोई सपोज ली कूपर एक कंपनी है जो क्या बना रही है, जीन्स बना रही है। तो मैं एक ली कूपर के शोरूम पर गया इंडिया में, भारत में, और मैंने कहा मुझे 42 नंबर की जीन्स दे दीजिए। तो 42 नंबर भारत में भी उसी वही साइज मिलेगा।
अगर मैं अमेरिका गया और मैंने बोला ली कूपर की 42 नंबर की जीन्स मुझे दे दीजिए, तो वहां भी मुझे जो है वो जीन्स सेम ही मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया। सपोज मैं रेड चीफ के शोरूम पर गया, मैंने कहा भैया मुझे 7 नंबर का जूता दे दो, तो उन्होंने मुझे 7 नंबर का शूज दिया। अब वो 7 नंबर का जूता मैं यहां से खरीदूं या मैं आपका चाइना से खरीदूं, नेपाल से खरीदूं, बांग्लादेश से खरीदूं, या किसी भी कंट्री से मैं खरीदूं, अगर वो रेड चीफ का जूता है और वो ओरिजिनल है, तो जो 7 नंबर यहां मिलेगा वो हर कंट्री में 7 नंबर वही मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने क्या किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया। तो हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है मेजर करने का। अब समझ में आया? आगे देखते हैं। इंजीनियरों में किसी प्रचाल का शुद्ध माप, ये भाप नहीं माप है, जब ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे तो इसको भाप नहीं माप कर लेना, प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानक में उसकी तुलना करके माप का मान निकाला जाता है तथा मापन की यथार्थता एक्यूरेसी का ध्यान भी रखा जाता है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बोल देते हैं, कि हमारी जो स्टैंडर्ड हमें फिक्स करके दिए गए हैं, जो हम मेजरमेंट करें तो वो 7 का 7 ही नंबर हो। सपोज कंपनी ने 2 जूते मुझे दिए और मेरे से बोला इनको मेजर करिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, और एक जूता आया 7, दूसरा आया 7.1, तो मैं इस जूते को रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे एक्यूरेसी को, जो यथार्थता है, उसको भी बढ़ा करके रखना है। आगे देखें। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 4 प्रकार के हमारे होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड प्रथम मानक, द्वितीय मानक सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तृतीय मानक टर्शरी स्टैंडर्ड, और कार्यकारी मानक यानी कि वर्किंग स्टैंडर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्किंग स्टैंडर्ड पे ध्यान दो, वर्किंग स्टैंडर्ड पे ध्यान दो। क्यों? ये उल्टा है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है लेबोरेटरीज में, वर्कशॉप्स में, वर्किंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। फिर टर्शरी स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कहां इस्तेमाल हो रहे हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं अभी आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए आगे, सबसे पहले जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, जो हमारे प्रथम मानक है, वो ये है कि ये एक मूल मानक होता है तथा इसके मूल प्रचाल के मापन का रूपांतरण नहीं होता, इसके आधार पर ही द्वितीय मानक बनाए जाते हैं। तो देखो, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसके आधार पे क्या बन रहा है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड बन रहा है, और सेकेंडरी के स्टैंडर्ड के आधार पे टर्शरी स्टैंडर्ड बन रहा है, और उसकी मदद से क्या है? वर्किंग स्टैंडर्ड बन रहे हैं। इस्तेमाल कौन सा हो रहा है? वर्किंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहा है। उसका नाम ही कार्यकारी मानक है। इस मानक को रेखीय मानक यानी कि लाइन स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, जैसे मीटर स्केल, फुट, यार्ड आदि प्रथम मानक के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिक्स कर दिए तो कर दिए, अब ये चेंज नहीं होने, जैसे 1 मीटर, 1 यार्ड, आपका 1 फुट। तो 1 फुट भाई जहां से मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे भी इतना ही है, आप जहां बैठ करके पढ़ रहे हैं वहां पे भी 1 फुट उतना ही होगा। तो ये कौन से स्टैंडर्ड है? प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाते हैं। मापन की यथार्थता को बनाए रखने के लिए इसको अंतर्गत सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड्स हैं प्रथम मानक से काफी हद तक मिलते हुए ही द्वितीय मानक बनाए जाते हैं। ठीक है। समय समय पर द्वितीय मानक की तुलना प्रथम मानक से करके उसमें होने वाले विचलन, डेविएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस मानक को कई स्थानों पर सुरक्षित रखकर संचित कर लेते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग तृतीय मानक से तुलना करने के लिए किया जा सके। तो देखो आ गया तृतीय मानक पे, तो ये क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन लास्ट में जो तुम्हें इस्तेमाल करना है वो कौन सा करना है? वर्किंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना है। टर्शरी स्टैंडर्ड क्या है? तृतीय मानक ऐसे मानक जिनका प्रयोग कार्यशालाओं, वर्कशॉप या प्रयोगशालाओं, लेबोरेटरी में संदर्भ यानी कि रेफरेंस करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये भी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? रेफरेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अभी काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तृतीय मानक की श्रेणी में आते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन मानकों का प्रयोग कार्यकारी मानक से तुलना करने के लिए किया जाता है। तो देखो किस पर आ गया? अब ये कार्यकारी मानक पे आ गया, हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड पर आ गया। अब ये मेन बात निकल करके आती है कि जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा स्टैंडर्ड है? वर्किंग स्टैंडर्ड है। तो जो फाइनली इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा स्टैंडर्ड है? वर्किंग स्टैंडर्ड है। तो ऐसे मानक जिनका प्रयोग कार्यशालाओं व प्रयोगशालाओं में हर समय जरूरत पड़ने पर किया जाता है, कार्यकारी मानक की श्रेणी में आते हैं। ये मानक भी उच्च श्रेणी से
के मानकों जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन्हें निम्न ग्रेड की धातु से बनाया जाता है ताकि इनकी कीमत भी कम हो तथा जल्दी जल्दी खराब होने की दशा में इन्हें आसानी से बदला जा सके, क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है। अब इस्तेमाल हो रहा है तो उनका कैलिब्रेशन भी करना जरूरी है। ठीक है, ये घिस भी सकते हैं, तो वो सब ध्यान रखा जाता है वर्किंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, आगे देखते हैं लाइन एंड एंड स्टैंडर्ड। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और ये बहुत आसान है। जो हमारा रेखीय और सिरेवार मानक है, देखो जो हमारा लाइन स्टैंडर्ड है, इसको आपको एक मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। देखो मेरा एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, ये 2 पॉइंट है। मुझे इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को पता करना है, तो क्या मैं स्केल की मदद से पता नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, मैं यहां से पता कर सकता हूं। इसको हम बोलेंगे लाइन स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे? लाइन स्टैंडर्ड। तो 2 रेखाओं या बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है वे रेखीय मानक कहलाते हैं, जिन्हें प्रथम मानक भी कहा जाता है। इन्हें प्राइमरी स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। लंबाई मापने के लिए मुख्य रूप से पैमाना स्केल का प्रयोग किया जाता है, जैसे मीटर स्केल या फिर यार्ड स्केल। भाई हम तो मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, हम यार्ड स्केल का इस्तेमाल नहीं करते। इन्हें लंबाई के मानक भी कहा जाता है, तो इन्हें लेंथ स्टैंडर्ड या लाइन स्टैंडर्ड या फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। एंड स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो 2 वर्गाकार या समांतर चपटी यानी कि पैरेलल फ्लैट सतहों के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है वे सिरेवार मानक कहलाते हैं। कौन से? जैसे हम सपोज वर्नियर कैलिपर से 2 सरफेसेस के बीच की दूरी को पता कर रहे हैं, 2 कर्व सरफेसेस है उनके बीच की दूरी को पता कर रहे हैं, तो किससे पता? वो कौन से स्टैंडर्ड है? वो एंड स्टैंडर्ड कहलाते हैं। जैसे हमने स्लिप गेज का इस्तेमाल किया, हमने गैप गेज का इस्तेमाल किया, गेज ब्लॉक का इस्तेमाल किया, वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया, तो ये सब क्या कहला रहे हैं? ये सब आपके एंड स्टैंडर्ड कहला रहे हैं। माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम, ये सब चीजें। ठीक है, अब एक कंपैरिजन आपको बता देता हूं कि जो हमारे लाइन स्टैंडर्ड होते हैं जो लाइन स्टैंडर्ड होते हैं वो लेस एक्यूरेट होते हैं, वो लेस एक्यूरेट होते हैं। यहां पर इसको लिख लीजिए इस तरीके से ताकि आपको ध्यान रहे। लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड, तो ये लेस एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट है। ज्यादा एक्यूरेट कौन से होते हैं? जो बिल्कुल सटीक है वो कौन से हैं? एंड स्टैंडर्ड है। और जो कम सटीक है वो है आपके लाइन स्टैंडर्ड। ठीक है, जो लाइन स्टैंडर्ड है उनमें कॉस्ट कम आती है। भाई जाहिर सी बात है, जो हमारी स्केल है वो सस्ती है, किससे? एक वर्नियर कैलिपर से। लेकिन जो हमारे एंड स्टैंडर्ड है उनकी कॉस्ट ज्यादा आती है। ठीक है, लाइन स्टैंडर्ड भाई इसको मापना क्या है? क्विक, जल्दी माप सकते हैं हम, और इजी है, आसान है। भाई बच्चा भी मेजर कर लेता है लाइन को, लेकिन ये जो है वो जल्दी नहीं कर सकते आप इसको। तो ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कि स्किल्ड पर्सन चाहिए, इसको स्किल्स रिक्वायर्स। भाई जिसे पता होगा वर्नियर कैलिपर, जिसको चलाना आता होगा, मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि वर्नियर कैलिपर से हम कैसे किसी भी चीज को मेजर करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो क्या है, उसके लिए स्किल्स लगती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो गए आपके? स्केल, और यहां पे इसके एग्जांपल क्या हो गए आपके? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। बाकी मैंने बहुत सारे जो है वो नोट्स में ऐड कर दिए, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो नोट्स में भी आपको सभी जो है वो एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सभी नोट्स मिलते रहते हैं, सभी लेक्चर्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करते रहें। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ की। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या है? तो 2 रेखाओं या बिंदु के बीच की दूरी मापने के लिए रेखीय मानक या लंबाई के मानकों का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से हैं? यार्ड है, मीटर है और वेवलेंथ स्टैंडर्ड है।
ठीक है, यार्ड है, मीटर है और वेवलेंथ स्टैंडर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं यार्ड की। तो देखो, इसे इंपीरियल मानक यानी कि इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड भी कहा जाता है और एक ये ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश सिस्टम का रेखीय मानक है। तो एक मानक गज, जो एक हमारा यार्ड है, वो किसके बराबर होती है? 0.9144 मीटर के बराबर होता है और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 1509458.35 तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? वेवलेंथ। ऐसा लग रहा है किसी का फोन नंबर लिख दिया है ना, लेकिन क्या है, ये इसकी वेवलेंथ है। तो आपको पता लग गया कि एक यार्ड किसके बराबर है? 0.9144 मीटर के बराबर है और इसकी वेवलेंथ कितनी है? 1509458.35 वेवलेंथ है इसकी। जब मीटर की बात करता हूं तो ये रेखीय मानक को अंतरराष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर यानी कि इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर भी कहा जाता है और ये मीट्रिक प्रणाली मीटर का प्रयोग विश्व के अधिकतर देशों में किया जाता है। तो अधिकतर देशों में जो है यार्ड इस्तेमाल नहीं होता, मीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमारे जो आसपास के देश हैं वो भी सब मीटर का इस्तेमाल ही करते हैं। इसको इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर भी कहा जाता है। वेवलेंथ स्टैंडर्ड की जब बात करते हैं तो ये लंबाई के मानक के रूप में एक वर्णी प्रकाश यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे क्रिप्टन, कैडमियम, सोडियम लैंप के प्रकाश या मरकरी आदि के जो विकिरण है, रेडिएशन है, कि जो वेवलेंथ के आधार पर प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है आपको बताता हूं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, तो जो हमारा एक ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो है वेट एंड मेजर्स का, उसने क्या है, एक पेरिस में एक हमारा क्रिप्टन रखा हुआ है। क्रिप्टन जो है, क्रिप्टन 86 रखा हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि 1 मीटर इसकी जो वैल्यू मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि जो उसकी वेवलेंथ है वो 1 मीटर के बराबर आती है। कितनी बराबर आती है? 1650, थोड़ा बड़ा नंबर है, 1650763.73 वेवलेंथ। तो ये भी क्या है, एक आधार है किसी भी चीज को मेजर करने का। अगर वेवलेंथ से आपको मीटर में मेजर करना है, एक रिलेशन आपको दिया गया है कि जो हमारा 1 मीटर है 1650763.73 वेवलेंथ के बराबर होता है। तो ये चीजें सिर्फ आपको याद कर लेनी है ताकि एग्जाम्स में आपके जो है वो काम आ सके। अब बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी की। इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? इंटरचेंजेबिलिटी बहुत ही आसान टॉपिक है। इस प्रकार देखो, इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? अंत परिवर्तनीयता, यानी कि इसका अर्थ क्या है? समूह उत्पादन की ऐसी तकनीक है जिसमें किसी उत्पाद या अवयवों यानी कि पार्ट्स को इस प्रकार बनाया जाता है कि उनके माप व आकार में कोई भी अंतर ना हो। सपोज मैंने एक ये मार्कर खरीदा, अब मार्कर जो है वो चलना बंद हो गया, मुझे क्या करना था? इसकी खाली इंक को बदलना था। तो मैंने क्या किया? मार्कर को खोला, इसकी इंक को निकाला, नई इंक लेकर के आया किसी कंपनी की कि भाई ये जिस कंपनी का मेरा मार्कर है, और मैंने इंक को डाला, दोबारा से मार्कर बंद किया और मार्कर चलना चालू हो गया। तो उसी को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं कि कल को ऐसा ना हो 10 साइज की जो है वो मार्कर की जो लीड है वो आ रही है, अब मैं पार्ट बदलने की कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं बदला जा रहा। ठीक है, जैसे इंजन के पार्ट्स होते हैं मैकेनिकल में, तो हर पार्ट अगर अलग अलग साइज का हो जाएगा, कि सपोज हमारे पास जो है वो एक गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी ले लीजिए, ठीक है, उसके कुछ पार्ट बदलने, तो हर मॉडल के अलग पार्ट बना दिए, मतलब हर गाड़ी सेम ही है, वह मॉडल का सबका साइज, हर पार्ट का साइज अलग है, तो क्या होगा? इंटरचेंजेबिलिटी नहीं हो पाएगी, उस पार्ट को हम अच्छे से नहीं बदल पाएंगे। तो इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो हम उसको बदल दें। जैसे गाड़ी का मोबिल बदलते हैं, इंजन ऑयल बदलते हैं ना, तो क्या करते हैं? वह नीचे से एक नट खोला, इंजन ऑयल निकाला, ऊपर से दोबारा डाल दिया, तो उससे क्या होता है? हमारी इंटरचेंजेबिलिटी मेंटेन रहती है। लाइट में शायद कुछ एरर हो गया है, ये सब बंद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाने वाला हूं और जो इंटरचेंजेबिलिटी है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ हैं, वो सब भी मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां से सपोर्ट कर सकते हो। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।